जैसे बंदर वगैरह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? बंदर नहीं आते? देखो बंदर से तो हर पेड़ पौधे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको खाने को चाहिए कंदमूल। जगह है नहीं शायद। यहाँ पर बंदर नहीं है, और जहाँ पर आपके क्षेत्र में बंदर होंगे, अगर वहाँ पर दूसरे फल फूल नहीं होंगे तो फिर वो सीताफल को भी खाएगा, फिर जो मिलेगा उसको खाएगा। और बंदरों के लिए कैसी भी तार फेंसिंग कर लो, वो उछल कूद कर आ जाएंगे। एक आया बंदर तो बस फिर तो पूरा परिवार उनका आ सर जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि हम जो अभी तलून रुके या रेवा में गए या अभी जो आ रहे हैं, तो हम थोड़ा बैकवर्ड है, यहाँ कोई रोड नहीं है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है, यहाँ शोरगुल नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो ब्रीदिंग हो रही है और उसके बाद O2 पार्क के अंदर जाने के बाद ब्रीदिंग होगी, उसको थोड़ा सा फील करके मुझे आप लोगों का ओपिनियन चाहिएगा कि क्या चेंज लग रहा है। मतलब यहाँ पर तो जनरल कहा जाए तो वातावरण शुद्ध है, हम खेतों में खड़े हम हैं। तो पूरी जिंदगी टाइगर रिजर्व में रहे। हाँ, तो हम तो बिल्कुल O2 के बीचों बीच O2 के बीच में ही रहे। पेच में, अन्ना लेकिन में। वहाँ पर सर आप रहे होंगे पूरे फॉरेस्ट में। मैं जस्ट हाँ। बात कर रहा हूँ सिंगल बैम्बू का पार्क, बांस में भी रहे हैं। इसमें आपकी लेकिन feeling लेकिन लेकिन मुझे बांस बता अकेले पाओगे। नहीं था, उसमें बहुत सारी चीजें। हाँ, उसमें और भी चीजें होंगी। बिल्कुल उसमें तो जी। वो तो जंगल ही अलग था। हम तो कैंपों में रुके हैं। हाँ, कान्हा के मैं 36 कैंप में रुका हूँ। आपने तो सारा जीवन सही जगह बिताया है, सही फील लिया है आपने। ये सर कुछ 19 वैरायटी का साइट है, और एक ही साल के अंदर ये अलग अलग टाइम पर इसको प्लेसमेंट किया है। मिट्टी एक जैसी, 1 एकड़ जमीन है, 143 पौधे लगे हुए हैं। आई ये येलो वल्गरिस वैरायटी है। बम्बूसा वल्गरिस। बाम्बूसा वल्गरिस, इसमें नेचुरल टच दिया हुआ है, ये कुदरत ने ही टच दिया है इसको। ये फर्नीचर और डेकोरेशन के काम में आएगा ये। मेरे घर पे लगा हुआ है। इसमें आता है ना येलो। ये ग्रीन वल्गरिस है। अच्छा। ये सिमिलर प्रजाति है, वो येलो है, ये ग्रीन है, वल्गरिस नहीं। ये वैरायटी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसमें लगेगा समय। जाइजेंटियस, ये सर आपके कमर के माफी हो जाएगा 10 साल में। इस तरीके से ये मोटा होगा, जाएगा 70-80 फीट, 100 फीट भाटिया के यहाँ पर है जबलपुर में। होगा, वहाँ पर भी होगा। भाटिया लेकिन ये समय लेता है। अभी जैसे ये यहाँ पर प्लांटेशन जो हमारा है 18-19 के प्लांटेशन है। बहुत आ गया। 18 में इसने जो हाइट हेल्थ लिया है, वो हाइट हेल्थ अब ये अगले आने वाले समय में 7-8 साल में फिर फुलफिल करेगा, इसकी उम्र तक पहुँचेगा। जैसे ग्रीन वल्गरिस अपनी उम्र में आ गया है, ये इसने जो साइज बना लिया है, ये कटिंग हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। लेकिन जाइजेंटियस का ये 18-19 के? तो उस हिसाब से काफी आ गया। 3 साल में इट हैज कवर्ड अ लॉट। 18, 19, 20, 21, 22 में अभी हमें ना 5वां साल है। ये पूरी स्पीसीज की डिटेल्स है, जो वेराइटीज़ हैं लगी है। टोटल 17 वेराइटी लगी है इस फील्ड में। तो हम इसको देखकर चयन कर सकते हैं कि हम किस वेराइटी पर जाएं। जैसे हम अगर एग्रीकल्चर को लेकर के आगे बढ़े कि मैं फार्मिंग करना चाहता हूं, तो हमें इस तरह की वेराइटी चयन करना पड़ेगी कि जो प्लांटेशन करने के बाद जल्दी से जल्दी आउटपुट दे और हमारी जेब में 2 पैसा आए। जैसे जाइजेंटियस की बात करूँ तो डेकोरेशन के लिए ठीक है, या 10 साल बाद हमें अगर सब्र है कि 10 साल बाद उसका उपयोग अपनी जगह है, वो अपनी जगह उसका पैसा बनाएगा वो, लेकिन वो एफडी जैसा काम है। अब जैसा ग्रीन वल्गरिस है, ये 4 साल में आउटपुट देने के लिए तैयार है। अब ग्रीन वल्गरिस में आप फर्नीचर बनाओ तो ठीक है, वरना जय अगर आप पास में आके देखोगे इसको, तो यहाँ पर हर आँख में एक पंच है, हर आँख में एक पंच है। यही येलो वल्गरिस में भी मिलेगा। ये अंदर घुसा हुआ है। इसकी ये खूबसूरती है, लेकिन यही माइनस है, ये सूखेगा तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसका भी सीड नहीं है, ये भी आपको ज़्यादा पौधे लेना है तो टिश्यू कल्चर के ही लेना पड़ेंगे, इसका सीड अवेलेबल नहीं है। पौधा बहुत अच्छा है, भिर्रा बना लिया है, इससे बायोमास निकलेगा, लेकिन हर आँख पर हाथ लगाओगे तो पंच है। सेल्यूलोज कंटेंट इसमें कम है, जो आगे के भविष्य में जो सेल्यूलोज कंटेंट चाहिए हमें धागा बनाने के लिए, वो इसमें कहीं थोड़ा बहुत कम मिलेगा। पेपर हर एक बांस से बन जाएगा, लेकिन इसमें बायोमास ज़्यादा है, आउटपुट किसमें ज़्यादा आएगा वो मायने रखेगा। इनकी जो छाल निकल रही है, इसकी एक अलग विशेषता है।
इसकी छाल का आप प्लेट्स पत्तल दोने बना सकते हो। अभी हम एक बात करते हैं कि बांस हमने लगाया तो क्या उत्पादन देगा, लेकिन ये उसका बाय प्रोडक्ट है। ये निकलता है हर पेरी से, जैसा ये एक निकल रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये निकला, ये कहाँ से निकलता है? यहाँ पेरी से निकलता है। ये जैसे ये जो निकल रही है। हाँ, हाँ, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। बांस कोई सा भी हो उसकी छाल निकलती है। यस, चाहे ना चाहे निकलेगा। निकलेगा। You can use it by product. अब इसके बाय प्रोडक्ट की अगर मैं छोटी सी थीम बतलाऊँ, आप कैलकुलेटर रखिए साथ में, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बतलाता हूँ ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एक भिर्रा 4 साल में एटलीस्ट मिनिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 पोल देगा। 5 पोल आपके 1 एकड़ में अगर 12 बाई 6 पे लगाओगे तो 605 पौधे आएंगे। और 4 साल के आउटपुट में एक भिर्रा 5 पोल देगा। मैं मिनिमम जोड़ रहा हूँ, साल भर पानी दोगे तो 12 पोल आएंगे उसके, 1 महीने का 1 पोल। हर 4 साल में या 4 साल के बाद 4 साल के बाद हर साल 5 पोल। 5 ठीक है, मिनिमम बता रहे ये मिनिमम बतला रहा हूँ मैं, मैंने मिनिमम ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है। एक पोल की अगर आप हाइट देखोगे लाइव में, ये पोल इस साल का है, ये पिछले साल के हैं, ये पिछले साल के हैं। अगर आप देखोगे ये ग्रीन मोटा इस साल का है, तो इसकी हाइट देखोगे तो एटलीस्ट ये गया होगा 40 फीट ऊपर तक। चोंच निकल गई बाहर, हमने जहाँ गाड़ी लगाई वहां से देखा है। तो कम से कम इसमें से 30 पत्ते निकलेंगे। हर एक फीट 1.25 फीट पे एक पत्ता। 30 पत्ते गुणित 5, मैं 5 ही पोल मान रहा हूँ। 150 हाँ, और इंटू 605 150 गुणित 605 90,000 नहीं 150 गुणित 605 90,000। 90,000 में इसको करना क्या है आपको? केवल भिगोना है तो पीछे के ये रेसे निकल जाए, ये जो हाथ में आए हैं ये थोड़े थोड़े कांटे जैसे हैं। पानी में डाला, कपड़े से साफ किया। और अगर आपको डिज़ाइन देना हो तो डाई एक मिलती है 60,000 की, जो प्लेट बनाएगी वो डाई में डला, ये आकार बन जाएगा। अब आपकी नेचुरल कटोरी 5 रुपए में बिकने को तैयार है। जाएगा, मतलब इसमें कुछ वो नहीं करना। कुछ करना नहीं है, ये तो नेचुरल है। आपने इसको पानी में डालकर धो लिया तो ये नरम हो जाएगा। ये देखो ना, पहले हम यही तो पत्तल दोने यूज करते थे, और गवर्नमेंट ने अभी भी आते हैं ये, अभी भी आते हैं। कटोरी बनी रहती है ना उसमें। बिल्कुल कटोरी प्लेट प्लास के आते हैं, प्लास के भी प्लास के आते हैं। तो इसके नेचुरल पत्तल दोने जो मार्केट में रिटेल में 5 रुपए की एक प्लेट, आपके पास से 2 रुपए की ही गई। तो प्लास्टिक की प्लेट और इसकी प्लेट में रिप्लेसमेंट हो गया ना, प्लास्टिक को आपने रिप्लेस कर दिया ना, पे आ गए अब आप। सस्टेनेबिलिटी पर आ गए। पर अगर सिर्फ कॉस्ट की बात करें तो सिमिलर, सिमिलर पड़ता है। हाँ। प्लास्टिक की प्लेट भी आप अगर इतनी बड़ी लेने जाओगे तो 3 रुपए के ऊपर नीचे मिलेगी। ये वाला प्लेट का साइज अगर आप नाश्ते की प्लेट लेने जाओगे 2.5 से 3 रुपए। मैं 2 रुपए मैंने बोला ना कि आपके पास से 2 रुपए में गई, तो 90,000 प्लेट। आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हमने बांस नहीं बेचा अभी। ये तो तो 9 दूनी 18, 1,80,000 आपने 1 एकड़ से केवल प्लेट का बनाया। बांस भी तो बेचेंगे इसके बाद। 1 एकड़ का 1,80,000 केवल प्लेट से बनाया। और भारत सरकार ने सिक्किम को प्लास्टिक जीरो कर दिया है, अलाउड ही नहीं कर रही है अब तो। अलाउड नहीं कर रही। वही धीरे धीरे हर राज्यों में अप्लाई करेंगे, वो आना ही है। क्योंकि वहाँ ट्रायल लिया। जैसे सिक्किम को पहले ऑर्गेनिक प्रदेश घोषित किया, उसके बाद अभी गुजरात का एक डांग जिला है उसको ऑर्गेनिक घोषित किया। समझ में आया? तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसकी साइज यही रहेगी ना, सब में एक ही जैसी दिखेगी। अब दूसरा वर्टिकल है कि इसके जो पत्ते गिरते हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये मखमल जैसा लग रहा है आपको, ये सेकंड वर्टिकल है। ये जमीन ना कड़क थी, पत्थर चुनखड़ थे। अभी पत्ते गिर गिर करके ये जमीन को इसने सॉफ्ट बना दिया। नमी भी रह जाती है, ये ठंडा देता है ना, गीला ठंडा रहता है देता थोड़ा सा बांस। तो ये जितने पत्ते हैं इनको आप समेट करके क्यारी बना करके मिनी स्प्रिंकलर लगा दिया। पानी आपको देना है तो एक है कि आप ड्रिप से पानी दे दो, दूसरा है फ्लड से पानी दे दो, तीसरा है आपने मिनी स्प्रिंकलर। जैसे यहाँ पर हमने ड्रिप डाल रखा है, ये ड्रिप इरिगेशन, हम ड्रिप से पानी दे रहे हैं। हम पत्तों को समेट नहीं रहे हैं, लेकिन एक इसका वर्टिकल है कि आपने पत्ते समेटे, 1 फीट का स्प्रिंकलर आता है, स्प्रिंकलर जो पानी गिराता है। तो यहाँ पर जब इन पत्तों के ऊपर पानी देंगे और एक बार गुड़ गोबर गोमूत्र वाइसेनोमेटा के साथ डालेंगे तो देसी केचुए आ जाएंगे इसको डिकम्पोस्ट करने के लिए। या आप अमेरिकन केचुए डाल दो, तो ये आपका बायो फर्टिलाइजर बन गया जो 10 रुपए किलो बिकता है। या आप इसको अलग से भी बना सकते हो, इनके बीच में। अलग से लेके जाओगे तो इसका फर्टिलाइजर जीरो हो जाएगा। और यहीं पर समेट करके बनाया
तो इसका जो रसा निकल रहा है वो हमारे बांस के खेत का फर्टिलाइजर हो गया। हमको मार्केट से एक दाना फर्टिलाइजर लाना नहीं है। उसका जो रसा गया इसका फर्टिलाइजर, उसको चलना लगा के हमने 10 रुपये किलो मार्केट में बेचा, किचन गार्डन में और अलग अलग जगह पर हमने बेचा। तो वो तो वैल्यू एडिशन करके 25 रुपये किलो तक बेच सकते हो। लेकिन जनरल जो थोक में बिक रहा है वो 10 रुपये किलो बिक रहा है, जो एक साल में 1 टन निकलता है पूरे 1 एकड़ के खेत से। अब 1 टन का बायो फर्टिलाइजर आपका हुआ 10 रुपये किलो, 1 टन मतलब 10,000 किलो। 1 लाख रुपए का बायो फर्टिलाइजर आप उसको स्प्रिंकलर केवल लगाना है, उससे बनाकर बेच सकते हो 1,80,000 पत्ते के और 1 लाख रुपए हर साल। अब तीसरा वर्टिकल है कि आपने अगर इसको नाडेप को तिरछा किया तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसका लिक्विड निकलता है, उसको बोलते हैं वर्मी वॉश। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये जो आपका है इसको स्लोप करना है और नीचे एक लिक्विड इकट्ठा हो इसकी जगह बनानी है। पत्तियां इकट्ठी करी, उसका खाद बनाया, उसके नीचे पेंदे से जो पानी बह के निकल रहा है उसको बोलते हैं वर्मी वॉश। वो मेडिसिनल में जाता है, वो स्प्रे शेड्यूल में जाता है, वो टॉनिक बन करके जाता है, कई सारे उसके उपयोग है। जनरल फार्मिंग के लिए अगर आप मार्केट की कोई दवाइयाँ देखोगे तो बैक्टीरियल लिक्विड जो आता है, लिक्विड बैक्टीरिया आता है, वो 100 रुपये लीटर आता है। आपको ये रेट पता होगा ना, एंजाइम के नाम से 100 रुपये लीटर। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने उसको 10 रुपये लीटर किसी कंपनी को बेच दिया या खुद ने खेतों में डालना चालू कर दिया 10 रुपये लीटर, तो वो जो लिक्विड वर्मी वॉश है आप कितना स्प्रिंकलर चलाते हो उतना निकलेगा। और उसका मैं कैलकुलेट नहीं बता पाऊंगा कि कितने हजार लीटर एक साल में निकलेगा 1 एकड़ से। आपने पानी कितना दिया उतना वो सारे पत्तों को धो करके निकल के निचोड़ बाहर आ रहा है। 1 लाख लीटर भी हो सकता है, 50,000 लीटर भी हो सकता है। आप 1 एकड़ में पानी 1 साल में कितना दोगे और कितना उसको रिसीव करोगे। तो अभी इसमें किया आपने वो चीज़? नहीं, मैं कर नहीं रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं। यहाँ तो हम जस्ट विजिट करते हैं ना, तो इसको ओपन ही रखते हैं। वो चीज़ और लाल पानी एक ही चीज़ होती है क्या? लगभग एक है। अगर आपने केचुआ डाल रखा है तो वर्मी वॉश और ह्यूमस दोनों इकट्ठा हो गया, और केवल पत्तों को गला करके पानी ले रहे हो तो वो लाल पानी हो गया, उसको बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस वाला पानी जहाँ भी खेतों में जाएगा वहाँ देसी केचुआ ऑटोमेटिक आएगा। तो जस्ट 10 रुपये लीटर भी बेचोगे तो मुझे लगता है 1 लाख रुपए ऊपर से ज़्यादा की वो इनकम है आपकी लिक्विड इकट्ठा करने की। अभी मैंने बांस को बेचा नहीं है, बांस की खेती कर रहे हैं। इससे मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हो मशरूम की खेती, अंधेरा हो गया, छाँव हो गई है, यहाँ पर इसी बांस में आप ठेले टांग सकते हो जिसमें मशरूम की खेती सबसे सुपीरियर होगी, सबसे सुपीरियर होगी। अच्छा, उसमें कहीं बीच में करने की जरूरत नहीं, इसी में इसी पे टांग दो ना, इसी पे टांग दो, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसको कोई दिक्कत, थोड़ा डेंस होगा तो जहाँ मशरूम आप कर रहे हो वहाँ की 4 क्यारियों को आप थोड़ा सा कन्वर्ट, हाँ बराबर करें तो उसमें डेंस हो जाएगा। और डेंस हो जाएगा। इसको बंद करो, मान लो जैसे 10 या 12 आप ऐसा बना के रखो जिससे एकदम वो आपस हाँ, में हो जाए। तो ये हम कर सकते हैं ना। एक उसको तो छोटी सी जगह चाहिए, 20 बाई 20 चाहिए, कितना उसमें ज़्यादा कर पाओगे। उसके बाद में बांस आता है कि अब हम बांस को क्या करें, हमें वो कौन सी वेराइटी, वो चलते चलते मैं बतलाता हूँ। और कुछ वेराइटी देखते हैं इधर। ये वेराइटी लॉन्जिस्टेथस, इसकी अगरबत्ती की कांडी अच्छी बनेगी, लेंथ इसकी ज़्यादा है, जस्ट लाइक टुल्डा जैसा है। अब यहीं पर मैं आपको 2 टुल्डा की वेराइटी दिखाऊंगा। टुल्डा जाति बात, ये एक टुल्डा है और एक टुल्डा ये है। टुल्डा में पूरे भारत में 4 से 5 वेराइटियाँ हैं। ये और ये पौधा एक दिन तारीख को एक समय पे लगाया गया है। ये एक ही पौधा था जिसके इतने सारे क्लम्स आ गए हैं, ये भी एक ही पौधा था, इसके क्लम्स कम आए। दोनों टुल्डा के ही नाम से हैं, जो मेरे पास सीड और उसके क्लम्प आए हैं टुल्डा के ही नाम से आए हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। इस तरीके से भारत में अगर टुल्डा लेने जाओ तो लगभग 5 वेराइटियाँ, 4-5 वेराइटियाँ का अलग अलग आपको मिलेगा। डिस्टेंस नोट, इंटरनोट। तो अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कौन सा वाला टुल्डा लेना है। टुल्डा ए कौन सा है, टुल्डा बी कौन सा है, टुल्डा सी कौन सा है, कुछ पता नहीं। बहुत सारे आपको पोलीमार्फा भी टुल्डा के नाम पे दे देंगे, क्योंकि नोट इंटरनोट बड़ी है भाई, ये टुल्डा है। हाँ, टुल्डा की परिभाषा नोट इंटरनोट बड़ी है और अंदर से होलो है, मतलब टुल्डा है। एक्चुअल में टुल्डा सॉफ्ट
जब उसकी कटिंग होगी, जब चॉपिंग होगी, जब समझ में आएगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। अब इसको दूसरी भाषा में मैं कहने जाऊं तो टुल्डा आपको ओरिजिनल मिल गया, सॉफ्ट, अंदर से होलो है, नरम है, लेकिन आप वो टुल्डा आपने आसाम में लगाया, वही टुल्डा आपने मध्य प्रदेश में लगाया, और वही टुल्डा आपने जैसलमेर में लगाया, राजस्थान में, तो वही टुल्डा की अंदर की मॉर्फोलॉजी, बॉडी, डीएनए स्ट्रक्चर पूरा बदल जाएगा। क्योंकि आसाम में आपको नमी वाला वातावरण है, हवा में 50% नमी कंटिन्यू साल भर है, वहाँ सॉफ्टनेस, वहाँ की लेंथ, वहाँ की ग्रीनरी अलग उस टुल्डा में। मध्य प्रदेश में कभी नमी है, कभी ड्राई है, राजस्थान हमेशा ड्राई है, तो वहाँ का टुल्डा वही डीएनए स्ट्रक्चर उसका चेंज होकर के एकदम कड़क मिलेगा। एक ही मशीन में अगर राजस्थान का टुल्डा लगाया या आसाम का टुल्डा लगाया तो आसाम का टुल्डा चॉपिंग अच्छे से होगा, राजस्थान का टुल्डा चॉपिंग करने में आपके टूल कट टूट जाएंगे, डेंसिटी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, लेस मॉइस्चर कंटेंट, हार्डिंग ज़्यादा हुई है, हार्डिंग ज़्यादा, लेकिन दोनों जगह सर्वाइव करेंगे, टुल्डा आएगा, बनेगा, और प्रोडक्शन भी उतना ही कम हो जाएगा, प्रोडक्शन में फर्क आएगा। आसाम वाला ज़्यादा रहेगा। तो हम कौन सी जगह पर लगा रहे हैं तो उस हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज होगा। आप आसाम में लगा रहे हो तो आपको दूरी पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि साल भर नमी है तो साल भर सूट देता रहेगा। आप राजस्थान में लगा रहे हो तो उसको हाई डेंसिटी करना पड़ेगा, पास पास में करना पड़ेगा, ताकि उसके कम पौधों में पिलर कम आ रहे हैं तो पौधे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ताकि एवरेज 1 एकड़ का हमें आउटपुट बराबर मिले। हमारा स्टेशन प्लांटेशन का कौन सा है, जैसे अगर मैं बात करूं कि हम नर्मदा बेल्ट या निमाड़ में लगाएं तो निमाड़ का क्लाइमेट अलग है, और जैसे ही मालवा में मैं जाता हूं कि इंदौर जाता हूं या भोपाल जाता हूं तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की परिस्थिति अलग है। अब काली मिट्टी में लगाया है या ब्लैक मिट्टी में लगाया है, या जैसे अभी हमने ये पहाड़ को डेवलप किया तो वहाँ पर कैसा लगाएंगे, उसकी डिज़ाइन अलग होगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 बाय 1 का गड्ढा करके उसमें बायोमास डाल करके पौधे लगाए, खेत में बायोमास डालने की आवश्यकता नहीं, 1 बाय 1 का गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत सारे एग्रोनॉमिस्टों की थीम क्या है कि बड़ा पेड़ लगाना है मतलब 1 बाय 1 का गड्ढा करो। अरे भाई, आप खेत में काली मिट्टी है, वहाँ कल्टीवेटर चल रहा है, वहाँ गड्ढे की क्या आवश्यकता है। गड्ढा कहाँ चाहिए, पहाड़ पर जहाँ मुड़माड़ है, मुरू में, वहाँ रूट फैल नहीं सकती, तो वहाँ गड्ढा करो, बायोमास डालो। तो जगह बदली मतलब आपके सारे तरीके बदल जाएंगे। वो जो ट्रैक्टर आपने लिए है वो किससे लिए? ये गवर्नमेंट की जमीन है, फॉरेस्ट की। ये यहाँ के हमारे रेवेन्यू की जमीन है। एक्चुअली ये पूरा यहाँ से सर सतपुड़ा के पहाड़ चालू होते हैं, आपको सूरत तक मिलेंगे, इधर आपको नीचे मिलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक। 7 पहाड़ों की श्रृंखला है, जो पहले घने जंगल हुआ करते थे, आजकल गंजे जंगल हो गए हैं, पेड़ पौधे ही नहीं है। तो हमने क्या किया, काफ़ी समय तक रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये पहाड़ दो, हम गांव वाले मिलकर इसको हरा भरा करें। अब उनके भी रिस्ट्रिक्शन है कि कैसे दे दें, तो फिर एक कमेटी बनाई जिसका वृक्ष मित्र नाम दिया, और 25 व्यक्तियों के नाम पर 2-2 एकड़ ज़मीन अलाट करी, 50 एकड़ ज़मीन करी। वृक्ष मित्र के नाम से कलेक्टर साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया और एक व्यक्ति को 2 एकड़ अलाट करी, लेकिन उसमें भी उन्होंने यही कहा कि आप इस क्षेत्र को हरा भरा कर सकते हो, यहाँ से आउटपुट आएगा वो आप ले नहीं सकते। फिर भी हमने यहाँ पर लगभग 1 CR के लगभग पेमेंट लगा है। अब ये 3 साल में इतना डेवलप हो गया है, तो अब सभी आ रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। गुजरात ने इस प्रोजेक्ट को एडॉप्ट किया, वहाँ के जो राज्यपाल जी उन्होंने हमसे पूरा प्रोजेक्ट समझा, वहाँ के जो CM सेक्रेटरी उनके साथ 5-6 मीटिंगें हुई 2 साल पहले जब कोविड चल रहा था। फिर उन्होंने ऑनलाइन एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बैरन लैंड को डिज़ाइन करना। तो 1,22,000 बीघा ज़मीन गुजरात ने ऑनलाइन पोर्टल पर डाली कि कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन वो ज़मीनें बंजर पड़ी है, आप पैसा लगाओ, आप उसको डिज़ाइन करो और उससे आउटपुट आए वो आप रखो, लेकिन उस क्षेत्र में हरियाली कर दो। जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ हरियाली हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट को देख करके गुजरात गवर्नमेंट ने इसको अपने राज्य में अडॉप्ट किया। वहाँ लिया आपने? हाँ, भुज कच्छ में हमारे लिए एक ज़मीन अलाट हुई है, वहाँ पर 450 एकड़ है। लेकिन अब वो चुनाव आ रहे हैं, इसके आगे पीछे वो सब चीज़ें पेंडिंग है।
लेकिन ये प्रोजेक्ट उन्होंने अडॉप्ट किया, ये बड़ी बात है अपने लिए। वो ऑनलाइन पोर्टल पर आपको आई खेडूत के नाम से मिलेगा। आई खेडूत, हाँ आई खेडूत, उन्होंने बागायत खेती इसका नाम दिया है। बागायत खेती के नाम से गुजरात पोर्टल पर सर्च करोगे तो इसका सारा डेटा मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट ऑलरेडी कर ही रही है, जो बंजर ज़मीनें हैं उनको दे करके वहाँ से आउटपुट लेना। इसमें स्पेसिंग क्या रखी है आपने? यहाँ की स्पेसिंग है 15x15। 15x15। ये लाइन से लाइन भी 15 है और पौधे से पौधा भी 15 है। यहाँ पर जो हमने डेटा निकाला है वो ये निकाला है कि ये होना चाहिए 12x6 अगर हम खेती में जा रहे हैं तो। और जब हम O2 पार्क बना रहे हैं उसमें हम हट और रिसोर्ट बना रहे हैं तो हम तो फिर उसका पहले नक्शा बनाते हैं कि कौन सा पौधा कितनी दूरी पर लगाएं। और एग्रीकल्चर का 12x6, जैसे ये लाइन है ये 15 फीट है। अब इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे तो ऑलरेडी अभी ये दूर दूर है, ये 3 फीट और पास में आ सकता है। और पौधे से पौधा यहाँ पर एक पौधा और आ सकता है जो अपने क्लम्प दे सकता है, क्योंकि हमें काम करना है तो वो जगह मिल गई। और हमें आउटपुट चाहिए तो ये जगह अभी खाली है कि 15 की बजाय 6 फीट, हर 6 फीट पे एक पौधा। आपको ऊपर घना हो गया तो नहीं, ये सीधा जाएगा। अगर यहाँ पर पौधा नहीं है तो ये बांस बाहर आ गया धूप लेने के लिए, उसके लिए भी हमें ये सीधा जाने के लिए भी यहाँ पर पौधा चाहिए, वरना ये बाहर निकलेगा। फिर सीधा करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही नहीं, सीधा ही चलेगा। वो बांस की प्रवृत्ति है कि पुराने पोल से नया पोल बड़ा और बाहर निकलेगा धूप लेने के लिए। ये जब बढ़ता है तो 60 दिन में 60 फीट का हो जाता है जब ये चलता है। तो जो लास्ट की पत्ती है उसके बाहर ये अपनी पूंछ निकालता है और वहां से पत्ती खोलता है धूप लेने के लिए, वहां पर फिर रुक जाता है। तो पुराने जितने पोल हैं, नया पोल आएगा वो तो उससे बाहर ही जाएगा। ये प्रतिस्पर्धा चलती रहती है इनकी। यहाँ के बालकुआं हैं, ये ग्रीन वल्गरीज है। और यहाँ से देखेंगे तो आपको बालकुआं के पौधे मिलेंगे। ये बालकुआं वेराइटी, ये इस साल का सूट है। ये पूरा ठोस हेल्दी, आपको इसके अंदर का मैंने दिखाया था कि पूरा वो डेंस है। होलो कम आएगा इसके अंदर, होलो ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा। बालकुआं जो है जिसका होल कम आता है, अंदर से ठोस रहेगा एकदम लोखंड के माथे। तो इसको जब कट करके चिपिंग करके इसको फुडारता है ना, इसका पल्पिंग ज़्यादा निकलता है। हेलो, ये तो पल जाएगा। हेलो नहीं, पल्प ठोस भी आएगा, वजनदार रहेगा। और बैम्बू में आग लगने की समस्या इन पत्तियों के कारण, बस इन्हीं के कारण है आग लगने की समस्या। तो इसका विकल्प है आप मिनी स्प्रिंकलर रखें। जैसे आप पूछ रहे थे ड्रिप रखना है, क्या करना है। अगर आपके पास गेहूं की ज़मीन है, कॉटन की ज़मीन है, आप फ्लड पानी दे रहे हो तो आप 12 फीट पे फ्लड पानी 12 फीट पे लाइन करके बैम्बू लगा दो। जब बैम्बू बड़ा हो जाए तो फिर 12 फीट पर मिनी स्प्रिंकलर लगा दो। अच्छा, और अभी तब तक 3 साल तक के लिए फ्लड से पानी देते फ्लड से दे सकते हैं या मिनी स्प्रिंकलर से दे सकते हैं, या फिर यूज एंड थ्रू ड्रिप ले सकते हैं। क्योंकि मिनी स्प्रिंकलर में भी नीचे की पाइप तो वही चलेगी, जो नीचे का बेस फिट होगा पाइपलाइन का, वो स्प्रिंकलर लगाओ या ड्रिप इरिगेशन करो वही रहेगा। जो नली है वो नली आप 3 साल के लिए यूज एंड थ्रू ले लो, क्योंकि 3 साल में इतनी पत्तियां ड्रॉप नहीं होती। तीसरे साल से पत्तियां ड्रॉप होना चालू होती है, तो उस समय आपको वो नली चेंज करके आपको मिनी स्प्रिंकलर वाली बिना ड्रिपर वाली ड्रिप लाइन लेना पड़ेगी, प्लेन लिटरल। अच्छा, जिसमें आप ड्रिप स्प्रिंकलर कनेक्ट कर सको। तो जो एक इनलाइन ड्रिप आती है वो नहीं चलेगी, एक दूसरी वाली जो, हाँ, जिसमें वो शुरुआत में इनलाइन चलेगी, हाँ, बाद में प्लेन चलेगी, उसमें आप स्प्रिंकलर को कनेक्ट करोगे। अच्छा, तो 12 फीट पे एक 12 फीट पे आपका स्प्रिंकलर कनेक्ट होंगे तो 1 एकड़ में 100-150 स्प्रिंकलर लगेंगे, क्योंकि एक लाइन छोड़ के लगेंगे। कैसे लगेंगे? 70-30 फार्मिंग। सारा कचरा एक लाइन में किया, यहाँ पर मिनी स्प्रिंकलर लगाया, ये स्प्रिंकलर इन 4 पौधों को पानी दे रहा है, सेंटर में रहेगा, सेंटर में, ठीक है, तो ये सराउंड पानी घुमाएगा। उसकी रेंज रहती है 10 फीट 10 फीट, आप प्रेशर कैसा दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। फिर वो वाली लाइन में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पत्ता सारा हमने यहाँ डाल दिया, हाँ, आधा पत्ता उधर डाल दिया, तो अगली लाइन में रहेगा। हाँ, तो आपका स्प्रिंकलर का लाइन हो गया 24 फीट। हाँ, तो वो जो है वो आपके खेत के काम करने का रास्ता हो गया। और ये जो जगह रहेगी जहाँ स्प्रिंकलर रहेगा, यहाँ पौधों की रूट रहेगी, पौधों के काम करने का जगह रहेगा। यहाँ पर बैक्टीरिया कल्चर नहीं, छोटा सा रहेगा, 1 फीट 1 से 1.25 फीट, 1 से 1.25 फीट 1.5 फीट का।
लाइन उसकी ऐसी बिछानी पड़ेगी ऐसी। सिंगल ये जो ड्रिप लाइन अभी लगी पड़ी हुई ना काले कलर की 16 mm की, यही रहेगी 16 से 20 mm। तो सेंट्रल पे रहेगी। हाँ, उसका पंच हो जाता है, उसकी एक माइक्रो ट्यूब आती है जो अंदर चले जाती है और वो स्प्रिंकलर फिर घूमता रहता है। और स्प्रिंकलर लगेगा किसमें, मतलब कौन सी? उसकी खुद की राड आएगी और आपके फील्ड के हिसाब से उसका नक्शा डिज़ाइन होगा। या तो आप मुझे आपके फील्ड के नक्शे भेजोगे तो मैं डिज़ाइन करवा दूंगा कि हमारे पास वाटर पंप का डिस्चार्ज कितना है और हमारी लेंथ और विड्थ कितनी है, तो उसमें 16 mm का लिटरल लगेगा या 20 mm का लिटरल लगेगा। तो प्लेन लिटरल लगेगा। वो कॉन्सेप्ट है 3 साल बाद। 3 साल पहले ये है कि हम ड्रिप से करें या फ्लड से करें। अगर बजट कम है तो हम नाली से पानी दे दें, ड्रिप की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट सफिशिएंट है तो हम ड्रिप लाइन डाल करके उसको इरिगेशन को मैनेज करें। लेकिन 3 से 4 साल बाद अगर हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं तो हमें स्प्रिंकलर पे जाना चाहिए। तो फायर का टेंशन ख़त्म और हमारा बायो फर्टिलाइज़र रेडी होना चालू। दोनों पॉजिटिव बातें हैं उसमें। इरिगेशन में आप बटन दबाओगे पूरा खेत एक साथ पानी पिएगा, फायर होगा नहीं और हमें बायो फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको तीनों पौधे मिलेंगे जो पूरे भारत में चर्चायमान है। ये है टुल्डा, ये है कटंगा और ये है बालकुआ। अब ये कटंगा को काट कर निकालोगे कैसे? इसके कांटे इतने दूर तक आते हैं। तो मैंने अभी सफाई करी है कि यहाँ पर अगर विजिटर आ रहे हैं तो वो घूम ले। इसको हाथ भी लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। इसको काट कर निकालना हो तो ये फंसा हुआ है पूरे कांटों में। नीचे से बॉटम कट करेंगे फिर ट्रैक्टर से खींचेंगे तो निकल के जाएगा। बांस अच्छा है, बांस में गलती नहीं है, लेकिन इसको काट करके खेत से बाहर निकालना और काम में लेना वो एक टफ जॉब है। अब दूसरी बात मैं कहूँ तो बालकुआ सिंगल नीचे से एक कट करके एक ही आदमी निकाल कर बाहर कर सकता है। कोई सी भी कांडी को खींच सकते हो, आसानी से कट है। और तीसरा है टुल्डा। ये 3 बांस पूरे भारत में अभी चर्चा में है कि कौन सी वैरायटी लगाना। इसकी अगरबत्ती बनती है, इसकी डिमांड अच्छी है, लेकिन ये स्लो चलता है। एक ही साथ लगे हुए हैं। बालकुआ की ग्रोथ अलग है, कटंगा की ग्रोथ अलग है, टुल्डा की ग्रोथ अलग है। अभी ऐसा नहीं है कि ये मेरे 1 साल का पौधा है, भाई सभी 4 साल के ही पौधे हैं। तो अब जैसे बालकुआ इसको नीचे नहीं कर देगा? नहीं, ये पत्ती तो बाहर निकल गई है ना, इधर भी ना गैप है, नीचे नहीं होगा। लेकिन ये समय के हिसाब से ही साइज लेगा ना। मैंने 2 टुल्डा की वैरायटी वहाँ पर दिखी शुरू में, वो भी एक ही साथ लगे हुए हैं। टुल्डा में फिक्स नहीं कह सकते कि कौन सा आएगा। अब यहाँ से अगर मैंने उस टुल्डा का एक नोट लिया और इसका मैंने टिश्यू कल्चर बनाया। ये टिश्यू कल्चर किससे बनता है? ये जो नोड लिया, इस नोड की जो आँख आ रही है, जो बोतल आपने देखी है, उस बोतल में ये नोड रखी जाएगी सुक्रोज के ऊपर, जस्ट लाइक वाइसेनोमेटा के ऊपर। इस तरीके से नोड रखी जाएगी। यहाँ से स्प्राउटिंग होगा। ये जो देख रहे हैं आँख, ये आँख यहाँ से गुच्छा देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे टिश्यू कल्चर से लिए हुए जितने पौधे हैं वो एक ही मिलेंगे। सीड वालों की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि सीड का टुल्डा ए कौन सा आएगा, बी कौन सा आएगा। यूनिफॉर्मिलिटी में चेंज है, क्योंकि मैंने खुद ने लगाया। अब ये टुल्डा आपको अलग दिख रहा है, वहाँ जो टुल्डा मेरे ही खेत में आपने देखा वो अलग है। लगे हुए तो एक साथ है ना, क्योंकि सीड वाले अलग अलग थे। अब मैं इसका अगर नोट इंटरनोट लूँगा तो टिश्यू कल्चर में सारे पौधे इसके जैसे आएंगे, और उसका लूँगा तो उसके जैसे आएंगे। ये R&D फील्ड हमने हमारे लिए भी इसीलिए लगाया कि हम आगे भविष्य में पब्लिक को क्या सप्लाई करें। आगे और भी कुछ अच्छे पौधे हैं। ये ओलेवरी वैरायटी है। ओलेवरी ये पूरा ठोस आएगा नीचे से, क्रिकेट का बैट बन सकता है इसका। सीधा ही चलता है, इसमें कोई ईप बर्ड ब्रांचेस का कोई काम नहीं है। ओलेवरी इसका एक्सट्रैक्शन कठिन होगा, क्या जी? भीतर से निकालना इसका? हाँ, नहीं इसका आसान है, इसके तो कोई फंसा हुआ नहीं है ना। कटंगा का अलग है, वो कांटे रहते हैं तो फंस जाता है, इसमें वो ऐसी ब्रांचेस नहीं है। नहीं जो इसका पका हुआ जो है वो भीतर रहेगा। हाँ, शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में जैसे पका हुआ ये है, ये सूख गया ना, रिवर्स हो रहा है।
एक बार चौथे साल की पहली हार्वेस्टिंग में तो किसी भी भिर्रे को काटना है तो अंदर ही पका हुआ है। जो आपको बालकुआं में आसान दिखा, बालकुआं का भिर्रा फैला हुआ है, अंदर का कोई सा भी निकाल सकते हो। इसमें बाहर से थोड़ी सफाई करके फिर अंदर से निकलेगा। ये आपके पीछे जो है ये चाइनीज पेंटिंग है, चाइनीज पेंटिंग जो आपने वहां पर देखा था ना, पूछ रहे थे ये कौन सा है। हाँ। इसका सिर कलम करके इसको छोटा सा डिजाइन किया जा सकता है घर की बाउंड्री के आसपास भी। इसकी पत्तियां बहुत ही बारीक बारीक आती है। इसका एक पेड़ बाहर में दिखाऊंगा आपको, बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक पत्तियां जैसे आर्टिफिशियल यूज होती है। पेंटिंग यूज करते हैं ना, जैसे चाइनीज पेंटिंग। डेंड्रोकैलिनस ब्रांडिसाई। इसको पानी ज़्यादा चाहिए, नीचे की मिट्टी नरम और काली मिट्टी चाहिए तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे यहाँ पर थोड़ी कड़क मुरमाड़ है, पानी कम है, तो इसकी ग्रो में फ़र्क आ जाएगा। ये पत्तियाँ बहुत सूखा देता है, ये पानी की कमी हुई तो ये पत्ती से पानी पीने लग जाएगा। हर बांस ऐसा ही करता है, पत्ती से पानी पीता है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी, मतलब एक सिंपल सा है कि जिस पौधे की पत्तियां बड़ी उसको पानी ज़्यादा चाहिए बांस में। तो ब्रांडिसाई, एस्पर, जाइजेंटियस, इनकी पत्तियां बहुत ही ब्रॉड आएगी। इनको पानी कम गिरा तो ये खुद से सिकुड़ जाएंगे, बहुत स्लो ग्रो करेंगे। इसको भी 4 साल हो गए हैं। ये और 3 से 4 साल लेगा इसकी पूरी चरम हाइट हेल्थ पर पहुंचने के लिए। ब्रांडिसाई का यूज़ कहाँ पर होता है? ज्वेलरी सबसे अच्छी बनेगी इसकी। एक पौधे से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये सॉफ्ट आता है। ये आपके जांग के माफिक चौड़ाई लेगा, साइज़ में 70-80 फीट जाएगा। छोटे छोटे इसके बारीक नक्काशी के काम किए जा सकते हैं, लेकिन ब्रांडिसाई जहाँ लगता है उसके आइट साइड नमी वाला वातावरण चाहिए, वरना कड़क हो जाएगा। वही बात मैंने जो बताई कि राजस्थान में लगाया या आसाम में लगाया तो फ़र्क आएगा। ज्वेलरी इसकी सबसे बेहतर बनती है, सॉफ्ट आता है, इसमें बारीक बारीक नक्काशी की जा सकती है, कुरेद कुरेद करके इसकी डिज़ाइन बनाई जा सकती है। हस्तकला के काम में बहुत ही बेहतर आता है ब्रांडिसाई। इसी के पैरेलल इसके जैसे समकक्ष है एस्पर। एस्पर अगरबत्ती में काम में आएगा, चारकोल में काम में आएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में आएगा। अगेन फिर बालकुआं आ गया है इसमें। बीच में 1-2 वैरायटी और गई है, न्यूटन्स गया है। ये साइड का जो भिर्रा दिख रहा है ये न्यूटन्स का भिर्रा है, तो बताना चूक गया था, वापस आते समय देखिए। इस साल का फ्रूट है, चौथे साल का। ब्रांडिसाई और एस्पर लगभग सिमिलर है, अगर पास में लगाओगे तो मैच करने में तकलीफ आएगी। लेकिन एस्पर में ये वाइट रोए आएंगे, ब्रांडिसाई में वाइट रोए नहीं आएंगे। ये 4 साल का पौधा है। ये जब 7 से 8 साल वाला देखोगे, ये आपने देखा होगा तो आपको लगा होगा कि एस्पर बहुत अच्छी वेराइटी है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें, मैं यहाँ खड़े रहकर बतलाऊँ आपको कि ये 4 साल का एस्पर और ये 4 साल का बालकुआं, हमें खेत से पैसे कमाना है तो कौन आउटपुट ज़्यादा देगा, बायोमास कौन ज़्यादा देगा? तो अगर पहली नज़र में कहा जाए तो शायद बालकुआं का वजन ज़्यादा आएगा, उससे बायोमास ज़्यादा आएगा, वो काटने में आसान है। अगर 7 साल बाद देखोगे, 8 साल बाद देखोगे तो आपको एस्पर ऐसा लगेगा कि ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसमें जो भी पौधा हेल्दी और मोटा है उसके पोल कम आएंगे। जो पौधा एवरेजन है उसके पोल ज़्यादा आएंगे। तो आप पूरे साल का एक निचोड़ देखोगे कि 365 दिन में टनेज में क्या आया, तो टनेज में वो ज़्यादा आएगा जिसकी हाई डेंसिटी है। जो अंदर से डेंस है वो वेटेबल रहेगा, वजनदार रहेगा। ये तो कुछ साइड में दूसरे पौधे का कटा हुआ होगा, इसको रख देता हूँ नीचे। ये एस्पर का नहीं है, ये न्यूटन्स का होगा ये। अब मैं अगर ये बालकुआं की बात करूँ, अगर हम इसको पानी और मिट्टी सभी सही तरीके से देते हैं तो कितने पोल आएंगे ये यहाँ से समझ में आएगी कि कटा हुआ नहीं है। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 31 7 10 40 41 42 33 34 36 लगभग 50 पोल है और ये 5वां साल है। तो इसमें से कटिंग का सही समय है ये, ठीक है। तो ये इस साल का है, कैसे पता चलेगा? जिसमें से छाल निकल रही है, जो ज़्यादा ग्रीन है वो इस साल का है, जो येलोविश ग्रीन है इसकी छाल अभी गिरी है इस साल का है, तो ये नहीं कटेगा। कटिंग पे कौन सा आएगा? जो पुराना है, ठीक है। ये जो अंदर का है ज़्यादा डार्क ग्रीन हो गया, जो अपना पूरा रिवर्स कर रहा है। बांस का क्या होता है कि 24 से 36 महीने के बाद बांस ऊपर से पानी रिवर्स नीचे देता है। 24 महीने तक तो नीचे से पानी पीता है। अब इस कलम को देखोगे, तो ये इसका डार्कनेस को लाइटनेस में बदल रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, ऊपर से सूख रहा है। अब इस कलम को देखोगे तो ये ऊपर से सूख रहा है, इसकी छाल बदल रही है, इसकी इस सूट की श्वसन क्रिया कम हो रही है क्योंकि ग्रीनरी जा रही है। इस सूट की श्वसन क्रिया चल रही है, ग्रीनरी है, ये लाइट है, बचपना है, ये हार्डन हो गया है। तो अभी इस भिर्रे में से कटिंग आएगी तो इस तरह के सारे अंदर के ये कट जाएंगे। जो इस साल के हैं ये बचेंगे और पिछले साल के बचेंगे। बांस कटने में एक साइंस है कि अगर उस तरीके से नहीं काटा तो हमें नए भिर्रे का नया सूट नहीं मिलेगा, भिर्रे का नया सूट नहीं मिलेगा। मतलब इस साल का बचपना सारा रहेगा, वो नहीं कटेगा। पिछले साल के आधे रहेंगे, फादर आधे रहेंगे और दादाजी 10% रहेंगे। ये तीनों पीढ़ी चाहिए हमारे बांस के भिर्रे में। अगर ये नहीं है तो फिर आपके नए सूट निकलने में दिक्कत आएगी, आप पूरा बॉटम कट नहीं कर सकते। और नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि वहाँ बांस तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉटम कट कर रहे हैं। बॉटम कट कर रहे हैं तो अब जिसने बांस बुलाया उसके पास लाइट भी जा रहा है, हार्ड भी जा रहा है और बहुत पुराना भी जा रहा है। ये कड़क है, ये मीडियम है और ये सॉफ्ट है। जब ये इंडस्ट्री में जाता है तो ये अनइवन होता है। तो दोनों ही पार्टियों का नुकसान है। इंडस्ट्री वाले इसलिए तो परेशान हैं कि बायबैक करें किससे। जैसे अभी आपने बोला था मुझे रास्ते में कि एक पेपर उद्योग आपसे चर्चा कर रहा है हमें बांस दो। अब पेपर उद्योग में एक तो नरम बांस गया, एक मिडिल बांस गया और एक बहुत कड़क बांस गया। एक तो जहाँ पर उनकी पहली मशीनरी जो चिपिंग करेगी ये सॉफ्ट तरीके से चिप हो जाएगा, वो चिप नहीं होगा, उसके छिलके निकले रहेंगे। उसके बाद वो पेपर उद्योग में जब वो गलने के लिए जाएगा, पल्पिंग होने के लिए जाएगा, तो उसका पल्पिंग अलग, दाने दाने कड़क, ये तुरंत डिजोल्व हो जाएगा। तो ये इंडस्ट्री भी अभी बांस को एडॉप्ट इसलिए नहीं कर पा रही कि वहाँ से कच्चा माल जिसके पास से आए उसको रेसिपी पता नहीं है कि मैं इंडस्ट्री को क्या दूँ। अगर मुझे कोमल देना है तो सारे कोमल कट करके दूँ तो एक तरह का वो आउटपुट ले पाए। अगर मुझे हार्ड देना है तो सारे हार्ड कट करके दूँ। बांस की कटिंग करने में भी रेसिपी है। इसलिए पूरा भारत और भारत के बाहर अभी कटिंग करने के लिए केवल O2 पार्क के पास आ रहे हैं। हम बांस की कटिंग और चिपिंग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंट्रियों में आर्डर है कि हमें बांस चाहिए। वो डेंसिटी बतलाते हैं, वो चिपिंग का साइज़ बतलाते हैं, वो उम्र बतलाते हैं कि इस भिर्रे में से हमें इस उम्र का सूट चाहिए। एक्चुअल बात भी वही सही है कि पहले साल को तो कटना ही नहीं चाहिए, नहीं तो आपका बांस का भिर्रा खराब होगा। और उसके पिछले साल का उसके फादर को अगर काट दिया तो नई जनरेशन कमज़ोर आएगी, क्योंकि फादर और दादाजी रिवर्स पानी दे रहे हैं तो नया पोल स्पीड से जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है बांस की खेती का कि नया पोल स्पीड से कब जाएगा, जब पिछली 2 जनरेशन हो उस भिर्रे में। तो ये भी एक काटने के पीछे ध्यान रखने वाली बात है कि हमने बांस की खेती तो कर ली, कटिंग किसका करें, वरना हमारा भिर्रा खराब हो जाएगा, नया सूट आएगा नहीं। एक बॉटम कट नहीं कर सकते और पुरानी 2 जनरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते, रखना पड़ेगा। इस जगह पर फायर हुआ था, नीचे की पत्तियां जली थी, तो बांस का कुछ बिगड़ता नहीं अगर फायर भी होता है। ये आपको जला हुआ हिस्सा दिखेगा, ये पत्तियां थी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह फायर हो गया था।
तो जलने से क्या हुआ, स्किन थोड़ी सी कमज़ोर हुई, लेकिन बांस वैसे ही खड़ा है, इसको कोई नुकसान नहीं। वापस हरी पत्तियाँ आ गई, जो जला उससे भी हरी पत्तियाँ आ गई। ये पूरा जल गया था ना, ये पत्ती इसी की है। बट वो बाकियों को नहीं फिर जलाएगा उसकी, क्योंकि ये तो आपकी पत्ती सूखी पड़ी है सब नीचे। हाँ, वो तो फिर हम यहीं थे तो कंट्रोल कर लिया इसको। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे ये भिर्रे को जिसने आपको हाथ जिसको लगा रखा है वो भी जला हुआ है, लेकिन बांस के जलने से बांस के भिर्रे को कोई नुकसान नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, नीचे की केवल पत्तियाँ जली, स्किन जली, ये बांस अभी भी कट कर बायोमास के उसी रूप में काम में आएगा, कोई नुकसान नहीं है। कलर चेंज हो गया कि जो ज़्यादा आग पकड़ गया वो पीला हो गया हरे की वजह से। और फिर जो अगली शूट आनी है वो अगली शूट वो सारी आती आएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे अगर मान लीजिए पूरा भिर्रा जल जाए तो जला ही हुआ है, इसमें बचा क्या है, देखो वो भी पूरा जला हुआ है। आपको सारी अगली सूट एक्चुअली बांस का नीचे का जो राइजोम है ना, वो गठाने हैं, सूट वो निकालेंगे। ऊपर इसकी बॉडी है, ये कट कर दो, जला दो, कुछ भी कर लो, नीचे से तो सूट आएगा ना। सूट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये देखो, ये सूट आने की जगह है, ये आँख है, ये सूट आ रहा है, ये आँख है, सूट आ रहा है। सूट आने की जगह तो आपकी नीचे से है, ये जो मूली नीचे जड़े, यहाँ से सूट आ रहा है। अदरक अदरक, जस्ट लाइक अदरक। और फिर बांस में भी ऐसा कुछ होता है क्या कि मिट्टी वगैरह चढ़ाने का सीधा करने के लिए? नहीं, किताबी ज्ञान से जाएंगे, एग्रोनॉमिस्ट की दृष्टि से जाएंगे, तो इस भिर्रे को अभी तक 3 बार मिट्टी लग जाना थी, ये किताबों में लिखा है। लेकिन अब इस खेत में मुझे 50 साल तक बांस की खेती करना है और हर साल 2 बार मिट्टी लगाऊंगा तो ये पूरा गहरा नाला बन जाएगा और ये टीला बन जाएगा। मैं खेती कैसे कर पाऊंगा, वो संभव ही नहीं है। यहाँ पर मैंने एक बार भी मिट्टी लगाया नहीं, ये मेरी थ्योरी है। आप अगर बाम्बू के एग्रोनॉमिस्टों से चर्चा करोगे तो वो बोलेंगे हर 6 महीने में एक बार बांस को मिट्टी लगाओ, ताकि ये जो रूट है इस रूट के ऊपर मिट्टी आ जाए तो ये नीचे से सूट अच्छा देगा। अच्छा देखा, कॉन्सेप्ट इतना ही है। लेकिन इस रूट पर मिट्टी डालने के लिए मुझे कहाँ से लाना पड़ेगी मिट्टी, हर 6 महीने में। तो इधर से उठाऊंगा, इधर से मैंने 3 इंच उठाई और इधर 3 इंच डाली, तो गैप कितना हुआ, 6 इंच का। अगले फिर 6 महीने में 12। तो ये तो नाला हो जाएगा और ये टीला हो जाएगा। तो मैं खेती कैसे करूंगा, खेत के अंदर जाऊंगा कैसे। और जंगलों में कोई मिट्टी नहीं लगाता है। एक्चुअली क्या होता है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी जो रूट है उसमें सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये जो पत्ते ड्रॉप हो रहे हैं ना, इन पत्तों को डिस्टर्ब मत करो आप। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी बन रही है, अब आप यहाँ आकर देखो, ये पत्तों का है जमावड़ा। अब ये क्या है, मिट्टी और पत्ते क्या बचे, इसको मिक्स करो, मिट्टी बन रही ना। हाँ, पत्तों को डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये सच में बहुत अच्छी है। हाँ, और उसकी खुशबू लेकर देखो आप। ये जब बारिश होती है ना, वो खुशबू आती है। इसको अगर आपने डिस्टर्ब नहीं किया, सौंधी खुशबू जो है बारिश लेने की, अगर आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर आपको मिट्टी लगाना है, फर्टिलाइजर डालना है, सारी प्रक्रियाएं करनी है। अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये अनटच लैंड है, पत्ते ड्रॉप हो रहे हैं, इस इकोसिस्टम को आपको छेड़ना नहीं है। जीव जीवस्य जीवनम, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट किसको कहेंगे, यही तो है। हम जो आंखों से देख रहे हैं केवल उतना ही नहीं, यहाँ पर जो बैक्टीरियल कॉलोनी इनके नीचे जड़ों के पास, तो ये जगह ढीली होनी चाहिए। ढीली होगी तो आपका कंद और रूट अंदर तक जाएगी और नीचे से आंख निकल के आएगी। अब आप यहाँ पर अगर डीएपी डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, तो यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं रहेगी। बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं रहेगी तो ज़मीन ढीली नहीं रहेगी। ज़मीन ढीली नहीं रहेगी तो आपको ढीली मिट्टी डालना पड़ेगा। वो जो बता रहे हैं वो अधूरा सत्य है। जस्ट लाइक महाभारत में बोला गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, अधूरा सत्य, झूठ नहीं बोला युधिष्ठिर ने। अश्वत्थामा तो मारा गया, वो हाथी था या इंसान था ये नहीं बताया उसने, वो धीरे से बोला हाथी। अश्वत्थामा मारा गया, वो बड़ी घोषणा थी कि इसको मिट्टी लगाओ, बड़ी घोषणा है। लेकिन आप डीएपी यूरिया पोटाश डालो तो मिट्टी लगाओ, वरना बैक्टीरियल कॉलोनी की जरूरत नहीं मिट्टी लगाने की। ये जमीन सॉफ्ट है, कल्ले निकलते रहेंगे और बहुत अच्छे निकलेंगे। हमको 50 साल यहाँ से आउटपुट लेना है तो मिट्टी लगाएंगे कितनी, वो कॉन्सेप्ट फिट बैठता ही नहीं ना।
तुक्की नहीं है उस बात आप से। बांस में फिर जैसे खाद वाद के लिए क्या डालते हैं शुरू के जरूरत ही 3-4 नहीं साल? है, जरूरत नहीं है। बायो फर्टिलाइजर अच्छा, जैसे पौधा लगाना, अगर आपकी इस तरीके से खेती होने वाली ज़मीन है तो कुछ करना नहीं है। बायो फर्टिलाइज़र हो या गोबर कंपोस्ट हो या शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड हो, हम खुद भी बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। एटलीस्ट कंपोस्ट खाद, जहाँ पौधा लग रहा है वहाँ पर एक मुट्ठी डालो, बस 1 किलो पौधा उसके ऊपर लगा दो, वो अगले 2 से 3 महीने चलेगा। फिर हर 3 महीने में बायो फर्टिलाइज़र उसको रिंग बना के डाल दो, ख़त्म। क्रैक नहीं करना है, स्क्रैच नहीं मारना है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड बाम्बू के लिए सबसे बेस्ट वरदान है। सस्ता मिलता है, शुगर फैक्ट्री वाले बाहर फेंक देते हैं, उनको बस उठा के लाना है अपने को प्रेस मड को। वो अब भिर्रे में 3 महीने में एक बार डालते रहो, और एक बार पत्तियां ड्रॉप होना चालू हुई तो उसके बाद ये खुद ही अपना फर्टिलाइज़र बनाता है, जस्ट लाइक बना रहा है। आपको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता ही नहीं। और स्प्रिंकलर लगाया तो ये पत्तियां गल करके जो लाल पानी देगा वो खुद ही फर्टिलाइज़र हो गया, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो केचवे, ऊदबिलाव, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े सब यहाँ रहेंगे और सबको रहने का अधिकार है। तो फर्टिलाइज़र को बांस की खेती में डिलीट करना है, स्प्रे को बांस की खेती से डिलीट करना है। ज़ीरो बजट, न पेस्टिसाइड न फर्टिलाइज़र न कल्टीवेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कब होगी? बांस की खेत में ये जितना बांस है, यहाँ जितना पानी गिरेगा पूरा अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पत्तियाँ गिरी है तो होल और पोल बने हुए हैं। यहाँ पर केचुए ने होल और पोल बना दिए। अभी आप मार्केट में सुन रहे होंगे कार्बन क्रेडिट, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना और ऑक्सीजन जनरेट करना। आने वाले थोड़े समय में ही सुनोगे आप वाटर क्रेडिट, आने वाला है। वो चेन्नई में आ गया है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, 1000 फीट के नीचे बोर चले गए। तो अलग अलग शहरों में भी आएगा वाटर क्रेडिट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप आ गया है ना, उसके सर्टिफिकेशन आ रहे हैं कि आपने 1 एकड़ में जितनी बारिश हुई उतना पानी बहकर खेत से बाहर कितना गया या पूरा अंदर गया, आपने कितना वाटर क्रेडिट लिया, उसके सर्टिफिकेशन अलग अलाट हो रहे हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट के अलाट हो रहे हैं। वो एक अलग वर्टिकल है। हमने बांस की खेती करी, अब भी बांस बिका नहीं, लेकिन कार्बन क्रेडिट का हमें 2 पैसा मिल रहा है अगर ये हरियाली दे रहा है तो। इसी तरीके से हमने इंडिया में पहली बार उसको पिचिंग किया है कि वाटर क्रेडिट भी हमारे किसान को मिलना चाहिए। कि मेरा किसान जहाँ खेती कर रहा है उसके खेत में जितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, दूसरा कौन कर रहा है? दूसरा तो कोई कर ही नहीं रहा है ना, क्योंकि जितने मकान बने हैं सब सीमेंट के, पानी बह के बाहर। जितने रोड बने हैं पानी बह के बाहर। जितने शहर डेवलप हो रहे हैं, हर शहर में सीमेंट कंक्रीट, पानी बह के बाहर। अभी अगर मैं बात करूं इंदौर की, तो इंदौर लगभग 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर में बसा हुआ है। 20 बाय 20 ये सराउंड आप एक रबर घुमा दो। अब ये 40 किलोमीटर का पानी बहकर कहाँ जाएगा? अंदर तो जाने से रहा। तो आप क्या अपेक्षा करते हो कि वहाँ 20 साल बाद 40 साल बाद वहाँ पानी बचेगा? तो वो तो बहकर हम हर बार बारिश में बाहर कर रहे हैं ना। नए नियम आ गए जो अंजलि आपको बता रही थी, दी नेचुरल हैबिटेट। आगे कॉलोनियाँ ऐसी डेवलप होगी। विशाखापट्टनम में चालू कर दिया है, एक हमारी टीम है उनके साथ में। जितनी जगह आपकी कॉलोनी डेवलप करने की है उसमें आप 50% में मकान बना सकते हो। 50% में आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी कुछ क्षेत्रों में ट्रायल बेस के चालू कर दिया। समझ में आया? इसलिए आपको पूछा था, आप सिविल इंडस्ट्री के कर रहे हो, इंजीनियरिंग पास ही नहीं हो रहा बाकी, अदरवाइज प्लान पास ही नहीं हो रहा। पास ही नहीं होगा, वो मैंडेटरी कर दिया है। जैसे अभी कोयले के साथ आपको व्हाइट कोल मैंडेटरी कर दिया कि पैलेट्स बना के देना है ताकि कोयले की खदानें बंद करें पैलेट्स। ऐसे आपकी कॉलोनी में मैंडेटरी कर दिया है। ऐसे पेट्रोल के साथ इथेनॉल मैंडेटरी कर दिया है कि 10% इथेनॉल लिख कर दे रहे हैं हम, मतलब मिक्स नहीं कर रहे हैं हम, राइटिंग में दे रहे हैं कि हम मिक्स कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में यही चीज़ें होगी। ये ब्लैक बैम्बू है, इसका फर्नीचर बहुत अच्छे से बनता है, कत्थई कलर का आएगा ये ब्लैक बैम्बू, जावा ब्लैक। ये इस साल का है तो ग्रीन है, ये पिछले साल का है, ये डार्क होते जाएगा। इसका फर्नीचर बहुत अच्छे से बनता है, सुंदर बनता है। बहुत बड़ी बड़ी। इसको भी पानी ज़्यादा चाहिए। जिस पौधे की पत्तियाँ चौड़ी और बड़ी उसको पानी ज़्यादा लगेगा। जिस पौधे की पत्तियाँ सकरी रहेगी वो कम पानी में चलेगा। ये बांसुरी वाला बांस है, ये पूरा फायर हो गया था, जल गया था, लेकिन नीचे से सारे सूट वापस आने लग गए हैं। और ये बुद्धा बाम्बू है, नॉट इंटरनॉट बहुत छोटी छोटी है।
तो अलग ही टाइप का लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। बोना सा रहेगा ये घर के आसपास डेकोरेशन के लिए, वाल बनाने के लिए। ऐसे कई सारे बांस हैं जिनकी कई सारी विधियाँ हैं। अभी आप जो हम बांस के खेत में एंट्री करने से पहले मैंने क्वेश्चन पूछे थे आप सभी से, हम कार में बैठ के आए हैं, पैदल खड़े हैं, वहाँ जो ब्रीदिंग हो रही थी और इतना चलने के बाद आपकी ब्रीदिंग, वो नहीं हो रही, सांस नहीं फूलेगी, हम लोग तो फूल ही जाती है, इतनी पता नहीं चला ना। एकदम सॉफ्ट में तरीके से हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, मतलब ऐसे हड़बड़ाहट करके सांस नहीं ले रहे हैं। जैसे हम चल के आते हैं तो सांस स्पीड से आएगी, फेफड़े थोड़ा पंपिंग ज़्यादा करेंगे। छाया और बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, ऑक्सीजन लेवल ही बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा बम्बू ही देता है इसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं O2 पार्क में। हमारे जहाँ भी O2 पार्क है वहाँ बैम्बू की खेती हो। जैसे अगर 30 एकड़ ज़मीन है तो 30 एकड़, अभी तो मैंने 1 एकड़ आपको घुमाया, ये 1 एकड़ है। अब इमेजिन करो कि 30 एकड़ के बांस लगे हुए कैसे रहेंगे, जस्ट लाइक फॉरेस्ट। और इसमें 30 एकड़ के जंगल में बीच में एक कुटिया बनी है जहाँ आयुर्वेदा हो रहा है, एक कुटिया बनी है जहाँ नेचुरोथेरेपी हो रही है, एक कुटिया बनी है जहाँ आप रिलैक्स कर रहे हो। तो आपकी आधी बीमारियां तो केवल यहाँ रहने से ख़त्म हो गई। आपके यहाँ रहने से 2 दिन 4 दिन बिताने से आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो गई। अब जस्ट जो प्रैक्टिकल है वो बीमारियां आपके वो प्रैक्टिस से ख़त्म हो जाएगी। जो रेसिपी वहाँ आपको दी जाएगी, जस्ट लाइक फ्रूट थेरेपी, मेडिसिन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अर्थिंग ट्रीटमेंट, 0 वोल्ट, ऐसे कई सारे जो काम हैं आपको हमें ठीक करते हैं। आइए, हाँ ये घोंसला ही आपने पकड़ लिया, बाम्बू के ऊपर घोंसला आपने देख लिया। बहुत सारे रास्ते बैम्बू के फील्ड में आपको सभी चीजें मिलेंगी, बर्ड्स, पीकॉक्स बहुत मिल जाएंगे। तो प्राणी संरक्षण का भी अभी हम एक बहुत अच्छा ही है। नागदा के पास फील्ड थी 12 एकड़ की, जहाँ से हम बांस की हार्वेस्टिंग कर रहे थे। तो पूरे गांव में मोर नहीं है, उस बांस के खेत में मोर है। हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो इधर की साइड से घूम रहे हैं मोर, क्योंकि उनको भी जगह पसंद आ गई, उनको वहाँ आएगी ही पसंद जगह, कहाँ जाएंगे। हर प्राणी को यही शांत वातावरण चाहिए। अभी ये मेरी पूरी झलकियाँ थी। आपके मन में चलते चलते कोई क्वेश्चंस हो तो बताते जाइए। अंदर कुछ बच गया। हाँ, ये पता नहीं है, ये बहुत सारे हैं, मेरे को लग रहा नहीं है जिसको दिखाऊं उसको तो फिर OT पार चल जाइएगा, फिर OT पार कैसे ओके डन करो।